मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। देखिए, भूगोल की श्रृंखला चल रही है और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, तो जितना भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है आप लोग के लिए सेशन, तो उसको जरूर ज्वाइन करते रहें। अभी फिलहाल में जो अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चल रही है, मैं आप लोगों को जल्दी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। अपडेट रहिए एकदम चैनल से, कभी आप लोग को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ग्रुप को एग्जिट मत मारिए, ग्रुप में ही आपको पूरा भेज देंगे हम। ठीक है। और ग्रुप को मैं ऑफ भी कर दिया हूँ ताकि कोई उसमें कोई भी मतलब कुछ भेजेगा नहीं। तो आप जैसे मतलब वार्तालाप की मैं आप लोगों को कभी कभी खोलता हूँ उसमें ग्रुप को, नहीं तो मैं ऑफ ही रखता हूँ। तो इसलिए ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और जो मेरा नंबर है 950 690 250 इसे भी ज्वाइन जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ से नंबर मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। भूगोल का यह हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, तो प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। तो पहले प्रश्न को की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला आपका प्रश्न लिया गया है वो आपके है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। देखिए, प्रवास से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो है प्रवास का मतलब क्या होता है? छोड़कर चले जाना ना, दूर चले जाना कहीं, या तो मतलब जाके कहीं और का। देखिए, मनुष्य का भूमि क्या हो गया? साधनों की खोज के रूप में, या जैसे कभी कभी भूमि एवं साधनों की खोज में जैसे नहीं होता था कि वास्को डी गामा ने इसको खोज किया, कोलंबस ने इसकी खोज की। होता है ना, कई लोग जाते थे, नाविक वगैरह जाते थे, तो भारतीय खोज किया गया, अमेरिका की खोज किया गया। और ऐसे अनेक महामारियां, भाई जाहिर सी बात है, एक दशक में आप देखते हैं इस समय कोरोना इतनी बड़ी महामारी आई हुई थी, तो लोग क्या हो रहे थे, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह प्लान नहीं कर रहे थे। युद्धों की बात हो गई, भी देख रहे हैं यहाँ पर जो तनाव बना हुआ है आपका यूक्रेन और रसिया में। तो रसिया के जो अटैक हो रहे थे नियमित रूप से कीव पर, तो वहां पर देखिए क्या है यूक्रेन में। यूक्रेन में देखिए युद्धों का माहौल बना हुआ है, तो वहां से लोग क्या हो रहे हैं, बचने के लिए लोग वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। अनेक तरह के देखिए भेदभाव भी कभी कभी कारण बनते हैं, जैसे यहाँ पर श्वेत श्वेत वाला बात होती है, या तो कभी कभी अश्वेत की बात होती है। तो नहीं देखते हैं विदेशों में अक्सर होता है श्वेत अश्वेत वाली बात, छुआछूत की बात हो गई या ऊंच नीच की बात हो गई। देखिए, ऐसे जितने भी अत्याचार होते हैं, तो इन सभी से बचने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास कहलाता है। ठीक है, प्रवास कर दिए, वो यहाँ पर शरण ले लिए, तो इसे हम लोग डिस्टेंस क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। और देशांतरण का मतलब ये देशांतरण भी इसे कह सकते हैं हम लोग। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रवास क्या होता है, या तो पूछ दिया जाए कि देशांतरण क्या होता है, तो उन दोनों का मतलब आप लोग सेम समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक बात कि देशांतरण कहा जाए चाहे प्रवास कहा जाएगा, दोनों का अर्थ क्या है? एक है। तो महामारियां, युद्धों, अन्य प्रकार के ऐसे जो भेदभाव होते हैं, या तो किसी खोज में अब तो देखते हैं कभी कभी लोग काम धंधों के लिए लोग क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लान कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार के लिए लोग जाते हैं, तो प्रवासी मजदूर नहीं कहा जाता है? कि देखिए कोरोना काल में था ना बड़ा दिक्कत, कि प्रवासी मजदूर बड़ी परेशान है, फंसे हुए हैं, ये हैं वो हैं। तो उसमें भी देखिए बात होती है प्रवासी मजदूर का मतलब जाके क्या, जैसे महाराष्ट्र की बात हो गई थी, तो वहां पर जाके रहने वाले जो यूपी और बिहार के जब गए हुए मजदूर, तो उन्हीं को ना कहा गया प्रवासी मजदूर के रूप में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सभी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट भी किया गया है ताकि जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा भी प्रश्न देखिए ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न डियर स्टूडेंट्स। भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, जिसे हम लोग गिरमिट एक्ट भी कहते हैं, गिरमिट एक्ट के नाम से भी याद रखिएगा इसको। और उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर लिखा गया इसका नाम है भारतीय उत्प्रवास अधिनियम। तो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम जो होता है और गिरगिट एक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम सभी लोगों को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो आइए समझते हैं इसको कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम था क्या, या जिसे गिरमिट एक्ट कह रहे हैं हम लोग, तो वो क्या था। देखिए, उपनिवेश काल में जैसे कहा गया, इसे कहा गया कि कोई भी अगर एक देश के लोग हैं तो दूसरे जगह पर जाकर अपनी कंपनियों खोलते हैं, अपने बिजनेस व्यापार को फैलाते हैं, तो उसी को हम लोग उपनिवेश बोलते हैं ना, निवेश करते हैं कहीं और जाकर। तो उपनिवेश काल में अगर देखा जाए तो भारत से अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों द्वारा विभिन्न देशों में भारतीय लोगों को रोपण कृषि के लिए करारबद्ध या समयबद्ध अनुबंधन के अंतर्गत भेजा गया था। देखिए डियर फ्रेंड्स, तो जो भाई फ्रांसीसी, अंग्रेजी और पुर्तगाली जो थे, वो तो भाई आए हुए थे हम लोग के देश में बिजनेस व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए भारतीय लोगों के भाई मेहनती हैं, सब संघर्षशील हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, परेशान सब चल रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि कुछ पैसे के लालच में तो ये लोग चले ही जाएंगे सेवा भाव के लिए। और नहीं जाएंगे तो इन लोग गुलाम तो बनाए ही, हम जबरदस्ती लेकर चले जाएंगे। तो इसके लिए डिसीजन देखिए क्या है, रोपण कृषि, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृषि। देखिए, रोपण कृषि के लिए करारबद्ध कर दिया गया था ना, समयबद्ध अनुबंधन के अंतर्गत क्या किया जाता था, भेजा जाता था कि 2 साल रहेंगे लोग, 4 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, 8 साल रहेंगे। ठीक है। तो उसके आधार पर ये भेज कर अपने कामों को लोग कराते थे। ठीक है। यही संबंध, यही जो समयबद्ध कराया जाता था, अनुबंधन कराया जाता था, इसी को भारतीय उत्प्रवास अधिनियम या गिरमिट एक्ट कहते हैं हम लोग। गिरमिट एक्ट समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, किसको कहते हैं हम लोग? जो करार ये कराया जाता था, यानी भारतीयों को जो लेकर भारत, फ्रांसी, पुर्तगाली और जो अंग्रेजी थे वो अपने व्यापार
तो रोपड़ कृषि के लिए लोग क्या करते थे, दूसरे जगहों पर लेकर जाते थे, तो उन्हें ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका बोला जाता है भारतीय उस प्रवास अधिनियम, या तो जिसको हम लोग गिरमिट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है डियर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और ये जब भारत हम लोग का गुलाम था और जिस समय फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजी जो कंपनियां थी उनका भी अपना संघर्ष पर्सनली अलग से चल रहा था, तो उसी समय की यह घटना है और बहुत ही यह इम्पोर्टेंट इवेंट्स में एक है। तो ये डिवर्शन तो गिरमिट एक्ट कहलाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, विकास से क्या तात्पर्य है। हम्म, विकास से क्या तात्पर्य, अगर डियर विकास के बारे में देखिए हम लोग बात करें तो विकास का मतलब देखिए, विकास एक छोटी शब्द नहीं है, छोटा शब्द तो है, लेकिन इसका जो अर्थ है ना बहुत बड़े पैमाने पर है। इसको परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते। विकास के बारे में देखा जाए तो इंसान के जब सार्वभौमिक उपलब्धियां जब हासिल करता है, वो हर प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करता है, उसके जीवन स्तर में सुधार होता है, तो वही एक तरीके से हम लोग विकास कहते हैं। ठीक है, विकास का मतलब क्या होता है, यदि व्यक्ति या विशेष जो होता है, तो उसके, या तो किसी देश की बात हो गई, तो उसके जो रोज के दिनचर्या के क्रियाकलाप थे या उनकी जो मूलभूत आवश्यकताओं थी, उनमें वो वृद्धि हो गई, विकास मतलब उनमें बढ़ोतरी हो गई, और उनके जो स्तर थे, जीवन जीने के स्तर थे, तो उसमें क्या हुआ, वो वृद्धि देखा गया, तो वही जो होता है विकास कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन के आधार पर भी आप ऐसे भी जोड़कर लिख देंगे, तभी आपका गलत नहीं किया जाएगा। आइए डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए विकास क्या होता है, मूलतः एक बहुआयामी संकल्प। देखिए यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है कि बहुआयामी संकल्पना का मतलब क्या है। बहुआयामी का मतलब जिसमें एक दो उद्देश्य नहीं है, पूरा नया पूरे के पूरे देखिए किसके किसको शामिल किया गया। बहुआयामी संकल्पना का मतलब हो गया, ये कई आयामों को लेकर इस पर बात होती है। जैसे देखिए जिसमें क्या होता है, आर्थिक रूप से मुख्य रूप से बात होती है, सामाजिक रूप से देखिए डिविजन से मुख्य रूप से बातें होती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर सांस्कृतिक विकास की बात हो रही है। सांस्कृतिक, किसी देश की संस्कृति दूसरे देश में जा रही है ना। पूरा भाई हम लोग पूरा वाले और जाने कीमत जानते हैं गाना सुने होंगे अब तो। पूरा पश्चिम वाला जो है यहाँ पर यहाँ से हम लोग की जो संस्कृति है दूसरे ग्रहण वाले कर रहे हैं, दूसरे देशों की संस्कृति हम लोग अपने यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, तो यही कहा गया। वो भी राजनीतिक विकास का मतलब क्या हो गया भाई, राजनीति में भी देख रहे हैं कि ये पार्टियां बन रही हैं, वो पार्टियां बन रही है, इनका विकास, उनका विचार। संस्थागत क्या है, विकास हो रहा है का मतलब लोगों की सेवाओं के लिए, जैसे अनाथ आश्रम की बात हो गई और साथ ही साथ वृद्धाश्रम की बात हो गई। ऐसे जितने भी मानव और जैसे बाल विकास, महिला विकास कल्याण के लिए जो किया जा रहा है, संस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो उसके वो भी विकास है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने वाला विकास है। पारिस्थितिकी एवं नैतिकता जैसे अनेक पक्ष समाहित है। पारिस्थितिकी मतलब देखा जाए तो पर्यावरण को संबंधित एक बड़ा बात होता है। नैतिकता का मतलब क्या होता है कि आपका नैतिक विकास कितना ज्यादा हो रहा है ना, नैतिक विकास भी आपका कितना ज्यादा विकास हो रहा है, ये भी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो मैंने देखा क्या कि जो विकास क्या है, बहुआयामी ये बात आप याद रखिएगा, बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सी चीजों को समाहित किया जाता है ना। और व्यक्ति के जीवन स्तर में क्या होता है, एक बदलाव देखने को मिलता है, सुधार भी देखने को मिलता है। और ये सुधार कैसा होता है, धनात्मक सुधार देखने को मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और धनात्मक सुधार के रूप में बात हो रही है विकास की ना, जैसे विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए अति लघु में एक प्रश्न है आपका यहाँ पर। देखिए चौथा जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का पूरा विस्तृत रूप क्या है। तो यूएनडीपी का देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनियन, ये संयुक्त राष्ट्र, तो यूनियन नेशन, और ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा इंग्लिश में नाम हो जाएगा। और हिंदी में क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। और हिंदी में तो आप देख ही रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कभी कभी देखिए विस्तृत रूप ये अति लघु में भी आपसे पूछ सकता है, और साथ ही साथ बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। तो कभी भी अति लघु पढ़ते हैं आप तो समझ लीजिए बहुविकल्पी भी आपका तैयार हो रहा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। और कि यहाँ पर ये अति लघु और लघु तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इन प्रश्नों को छोड़िएगा मत, बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। और डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी बेहतर तरीके से अपना पूरा कार्य कर सकूं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और खासतौर पर उन बच्चों को जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं या जो बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपरों की श्रेणी में जाना चाहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लिंगानुपात का। ये देखिए अनुपात भी आपसे पूछ सकता है, क्या उनके पीछे वजह क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। लिंगानुपात होता क्या है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो लिंगानुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जन्म के समय कम लड़कियों का पैदा होना तथा पुत्र की लालसा में कन्या भ्रूण हत्या भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 मुख्य कारण हैं। देखिए समय में कम लड़कियों का पैदा होना, जन्म के समय
तथा डियर स्टूडेंट देख रहे हैं पुत्र की लालसा में कन्या भ्रूण हत्या करना। तो देखिए लड़कियां तो पहली बात वैसे ही क्या हो रहा है, उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो कम कम कर रहे हैं लोग, या तो कोई ऐसी व्यवस्थाएं बनाकर जो उनको मार देते हैं लोग गर्भ में ही, और कन्या भ्रूण हत्या की बात हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये पुत्र की लालसा में ये चीजें होती हैं। तो भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के ये देखिए दो प्रमुख कारणों में एक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और ये हमारे यहाँ देश की करंट बहुत बड़ी समस्या भी है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट देखिए कभी कभी आपको क्या होता है सब्जेक्टों करंट से भी जोड़कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है तो यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं अब अपने छठवें प्रश्न की ओर। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को, छठवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। देखिए जनगणना और जो साक्षरता की बात हो रही है, तो मैं उस पर आधार पर बार बार बात कर रहा हूँ आपसे, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा आपको जनगणना संबंधित रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ सकता है। प्रश्न क्या है हम लोग का डिस्कशन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जन साक्षरता दर तथा महिला साक्षरता दर कितनी है। देखिए ये साक्षरता दर आपसे बहुविकल्पी में अलग से पूछ सकता है ना। यहाँ पर देखिए कुल साक्षरता दर तथा महिला साक्षरता दर, तो इसमें अलग अलग भी पूछता है, दोनों को मिक्स करके भी पूछता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसको अच्छे से देखकर जाइएगा, क्योंकि जनगणना पूछता है हमारे देश की वर्तमान जनसंख्या क्या है, क्योंकि जान रहे हैं कि 2011 के बाद 2021 में तो होने वाली थी, कुछ कुछ स्टार्टिंग भी हुआ था कार्यक्रम जनगणना का, लेकिन उससे पहले बाद में कोरोना आ गया, ये दुनिया भर का जो लफड़ी लफड़ा चलने लगा, उसी में क्या हो गया वो काम स्थगित हो गया है, या अब धीरे धीरे मतलब वो सुचारू रूप से चल भी रहा है, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो जनगणना 2011 की जो है वही पूर्ण रूप से हुई है। इसके बाद जो ये स्टार्ट तो होने वाली थी, लेकिन मगर ये फंस गई, हो नहीं पाई सही से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये छठवां हम लोग का प्रश्न है। देखिए तो क्या है यहाँ प्रश्न का उत्तर डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है आपकी 73.3%। ठीक है, कितना प्रतिशत है 73.3%। और यहाँ महिला साक्षरता दर की बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए 64.6% है ना, 64 दशमलव कितना है 6% है। तो देखिए महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है हम लोग के देश में, ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए। तो लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, अपने सुधार करने चाहिए, तभी ऐसा ये इसे दूर किया जाता है। तो कुल साक्षरता दर कितनी है 73.7%, जिसमें महिलाओं का क्या है 64.6%। तो इसका मतलब अगर आप पुरुष का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका लगभग 82 या 83% जो हो जाएगा वो पुरुष की साक्षरता दर निकल कर चली जाएगी। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए सभी जो प्रश्न है, पहली बात तो इनको एकदम इंपॉर्टेंट समझ के आप देखिए, ठीक है, और एक से दो बार आप स्टडी कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको तो ये सोचता है ये तैयार हो जाएगा। मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है, मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है, तो ये आपसे पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि मानव बस्ती का अभिप्राय किसी भी प्रकार और आकार के घरों में के संकुल से जिसमें लोग क्या करते हैं रहते हैं। तो बस्ती का मतलब क्या हो गया, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कुछ संख्या में या कुछ समुदाय के लोग मिलकर वहां पर घरों में या कुछ आकारों के बने हुए जो कस्बे होते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं रहते हैं, निवास करते हैं ना, जिसमें लोग क्या करते हैं रहते हैं, निवास करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है उनको मानव बस्ती कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जंगलों में लोग पहुंच जाएंगे, पेड़ पौधे हैं, जानवर वानवर वहां पर हैं और हम लोग उसको कह देंगे कि मानव बस्ती है, तो ऐसा हम कदापि नहीं कहेंगे। तो मानव बस्ती है क्या है, ये आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग देखिए अब 8वें प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न देखिए एक चीज तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर ही अपनी तैयारी करिए और इसे शेयर भी करते रहिए मेरे हेल्प ग्रुप पे। जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए, जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए। तो देखिए जल संभर विकास कार्यक्रम क्या होता है इसको आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ काम आप लोग को भी मिलना जरूरी है। तो जल संभर विकास कार्यक्रम क्या होता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और मैं यहाँ पर आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूँ लाभ क्या है इसके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो क्या है इसके लाभ। तो अब बात हो रही है लाभ की हम लोगों की यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहली बात जो निकल कर आती है डियर स्टूडेंट्स, तो पहला क्या है, देखिए 2 लाभों में क्या क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो पहला लाभ है आपका इसका, तो ये है पहला क्या इसमें पीने तथा सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। पीने तथा सिंचाई के लिए क्या होती है, जल की इसमें आपूर्ति होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहली जो ये बात आके निकल के चली जाती है। और दूसरी इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए जो होता है ये उपलब्ध जल को कराया जाना, ये भी देखिए कहीं ना कहीं से क्या है इसी का ही हिस्सा है, जल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ये दोनों ही बातें जो डियर स्टूडेंट्स हैं वो
जल संभर विकास कार्यक्रमों से संबंधित है। हालांकि और भी बहुत से लाभ मिलते हैं हम लोग को, लेकिन कृषि उत्पादकता और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम लोग जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएंगे, नदियों के द्वारा, देखिए नहरों के द्वारा क्या होता है, या पाइप वगैरह ट्यूबवेलों के द्वारा हम लोग, तो बिजली की आपूर्ति यदि रेडिएशन सही समय पर होती है तो देखिए जाहिर सी बात है कि कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, पानी हर समय सिंचाई हो जाती है। नहीं देखिए जब लाइट वगैरह काटता है तो कितना प्रॉब्लम होता है, गांव देहातों में भी सिंचाई वगैरह के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेडिएशन की जो उपलब्ध हो जाती हैं व्यवस्थाएं ये। तो दो महत्वपूर्ण आपको क्या क्या चीज़ें सुनने को मिली, पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, और दूसरी क्या हुई, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग देखिए नौवें प्रश्न की ओर अपने। आइए देखा जाए नौवां प्रश्न क्या है आपका। सभी प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मानकर चलिए डियर स्टूडेंट्स कि ये प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अपनी तैयारी को आप एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। देखिए, और सभी जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन चल रहा है, ये एकदम प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खनिज खनिज क्या है, इस पर हम लोग को बात करना है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 9 हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका। तो देखिए भाई जाहिर सी बात है कि जो प्रकृति है वो कितनी बार न जाने यहाँ पर भौगोलिक उथल पुथल आप लोग को देखने को मिला है। या तो भौगोलिक उथल पुथल जब होता है तो जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी, अगर अचानक किसी एरिया में भूस्खलन हो जाता है, अक्सर आप लोगों को उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उत्तराखंड है ना, वहाँ पर देखिए भौगोलिक उथल पुथल, या तो किसी न किसी विश्व के किसी न किसी कोनों में आपको हमेशा सुनने को मिलता है कि भैया वहाँ भूस्खलन हो गया, वहाँ के लोग वहाँ दब गए कस्बे में, मलबे में। सरकारी आंकड़ा बहुत कम बताता है, लेकिन वहाँ पर मरने वालों की संख्या बहुत काफी रहती है। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग उसके अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, कार्बनिक। तो ये इन सभी चीजों को जीवाश्म कहते हैं ना। ऑर्गेनिज्म, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें बात किया जाता है ऑर्गेनिज्म का। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो जीवों से प्राप्त होने वाला ये जो रसायन होता है उसी को हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं। सी और एच, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सी और एच। तो सी और एच का देखिए कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, सी और एच। ये बहुत बड़े रासायनिक दुनिया में बहुत बड़े मित्र हैं ये, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है डियर। तो यहाँ पर बात हो रही है खनिज की। तो देखिए खनिज क्या है, कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म है, इनके कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो उनके आधार पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग समझते हैं आपकी, देखिए दूसरा डिफिनेशन मैं खनिज को दिखा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही सरल है, और इससे भी ज्यादा सरल तो दूसरा भी आप लिख सकते हैं। देखिए पृथ्वी के भूगर्भ से जो हम चीजों को प्राप्त करते हैं ना, सीधा सीधा याद करिए कि पृथ्वी भूगर्भ से, या पृथ्वी को खोद कर, खन कर, या खान से निकालते हैं जो हम लोग। तो खनिज क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर, ना खान से क्या करते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी देखिए खनिज क्या है पदार्थ डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जैसे लोहा की बात हो गई, अब्रक की बात हो गई। अब्रक में जानते हैं कि हम लोग का देश जो क्या है, नंबर 1 पर उत्पादन में है। कोयला की बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन, कोयले पर देखते हैं सब चीजें कितनी काम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बाक्साइड भी देखिए हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। नमक की बात हो गई, जस्ता की बात हो गई, चूना पत्थर की बात हो गई, आदि ऐसे अनेक चीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम लोग को खनिज के रूप में मिलते हैं। और ये सभी के सभी जो हैं पृथ्वी की गर्भ में पलते हैं, और पृथ्वी के खानों से क्या किया जाता है, इनको खोद कर निकाला जाता है। ये बड़े बड़े चट्टानों के रूप में मिलते हैं, फिर इनको देखिए प्यूरिफाई किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं। जाहिर है कंपनियां लगी हैं, इतनी बड़े पैमाने पर तोड़ रही हैं, फोड़ रही हैं, जोड़ रही हैं, उसको बना रही हैं, पिघला रही हैं। तो अब ऐसा नहीं कि गाटर रखा हुआ जमीन के अंदर, वैसे ही गाटर आपको मिल जाता है, या फैन वगैरह, ये जो जितना भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, फैन हो गया, अलमारी हो गया, ये सब क्या है, तो ये चट्टानों के रूप में जो निकलते हैं। तो इन जस्तों को, लोगों को देखिए फिर क्या किया जाता है, आकार दिया जाता है, बनाया जाता है उस रूप से, तब हम लोग ना उसको यूज करते हैं। ये तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अब हम लोग देखिए 10वें प्रश्न की ओर। 10वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्न संख्या 10, खनिज क्या है। खनिज क्या है इस पर तो बात हो गई, खनिज ईंधन क्या है। खनिज ईंधन क्या है इस पर हम लोग को अब बात करनी है। तो देखिए अधात्विक खनिज जिनकी उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से होती है, खनिज ईंधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन की बात हो गई, जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, या तो डीजल हो गया, पेट्रोलियम की बात करते हैं हम लोग, डीजल की बात करते हैं, केरोसिन की बात करते हैं, आदि ऐसी अनेक चीजें जो हैं वो खनिजों से प्राप्त होने वाले जो ईंधन होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज ईंधन बोलते हैं। और जैसे जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं कार्बनिक अपर ग्रुप को, तो वहाँ पर देखिए संगठन के रूप में मिलता है ना, कि ये पेट्रोल है, ये डीजल का संगठन इतना होता है, और उसके बाद मोबिल है। तो जितने भी प्रकार के सभी जो ये कीचड़ की तरह ही होते हैं, और कीचड़ को जैसे कहा गया कि
लाखों हजारों साल पहले जब से उथल पुथल भौगोलिक होता है, तो भाई जाहिर सी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। अब वो मलबे के रूप में, कचड़े के रूप में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उन कचड़ों को निकाल कर क्या किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग देखते हैं कि अगर चाहे वो किसी भी धर्म के लोग रहे, समुदाय के लोग, तो जब किसी का मृत्यु होता है तो फिर उनका जो प्रोग्राम है, प्रोसेस आगे, कि उनका जो अंतिम संस्कार की अगर वही बॉडी को छोड़ दिया जाए तो फिर क्या करता है वो, कितना ज़्यादा देखिए खुद दुर्गंध या तो ये चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ पर वही चीज़ है, वहाँ पर प्यूरीफायर के रूप में फिर देखिए उनको यूज़ किया जाता है, तब उनका लेकर काम करके फिर उनको देखिए ईंधन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम आज से नहीं है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है ये। तो खनिज ईंधन को आइए हम लोग समझते हैं कुछ और डिफिनेशंस के थ्रू। एक और डिफिनेशन मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ, सरल भाषा में एकदम है। यदि उसको आप नहीं लिख पाते तो आप इसको लिख दीजिएगा। देखिए पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ पर, पृथ्वी के सतह की बात हो रही है। ये सभी चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी के गर्भ से हम लोग को प्राप्त होकर मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, देखिए पृथ्वी की सतह की बात करें हम लोग, या तो पृथ्वी के पपड़ी पर जमने की बात हो रही है। देखिए पपड़ी के रूप में अगर कहा जाए या सतह पर बात किया जाए पृथ्वी के, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं, तो उन्हीं का जो उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, तो खनिज ईंधन कहलाते हैं। और इनको प्राप्त कैसे करते हैं, देखिए कार्बनिक रसायन में मैंने पहले बताया, ऑर्गेनिज्म में कि भौगोलिक उथल पथल के वजह परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मलबे के रूप में जब दब जाते हैं जमीन के अंदर, पेड़ पौधे उसी में सब कुछ, जानवर, गैया भैंस, आदमी, इंसान सब, तो वो सभी लोग सड़ते हैं उसमें। भाई जाहिर सी बात है कि वो लोग तो फिर उसमें सड़ेंगे। जब सड़ते हैं तो वो कीचड़ के रूप में बदलते हैं। जब कीचड़ के रूप में बदलते हैं तो वो फिर क्या होता है, उनको जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, खनिज ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन कचड़ों को निकाला जाता है तो उनको मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है, प्यूरीफायर किया जाता है। तब जैसे जैसे जिस क्वालिटी के लोग रहते हैं उनको उस प्रकार से क्या किया जाता है, लेकर यूज किया जाता है। तो डियोशस यहाँ पर खनिज कहलाते हैं, और वे मृत पौधों और जानवरों द्वारा भी बनाए गए थे, जिन्हें लाखों साल पहले दफनाया गया था और अवायवी स्थिति में रखा गया था। अवायवी स्थिति का मतलब जहाँ पर, या अवासवी स्थान मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर कि ना वायु के संपर्क नहीं हो पा रहा है, अंदर जमीन के अंदर की बात हो रही है। और अवायवी का मतलब क्या हो रहा है, वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या कम है, तो उनको देखिए रख दिया गया, अंदर डाल दिया गया। अब वहां से देखिए भाई निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो कचरा निकलता है तो ये फिर उनका यूज किया जाता है। तो डिस्टेंस ये देखिए आपको मिले, ये आप अथवा में इसको भी लिख दीजिएगा या तो ये लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जिसमें कि लघु भी हैं और अति लघु भी हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। अभी श्रृंखला हम लोग की जारी रहेगी, लेकिन इस चैनल के हेल्प के रूप में भी आप लोग को एक काम करना है, क्योंकि देखिए फ्री में पूरी चीज़ें आप लोग को मिलती है, व्यवस्थाएं, पूरा क्लासेस मिलता है, पीडीएफ मिलता है, और उसके साथ ही साथ तो लेकिन आप लोग को एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट में, अपने सभी फ्रेंड्स में जो कि किसी भी तरीके से चाहे रेगुलरली या चाहे प्राइवेट वो पढ़ रहे हैं, तो उन पर शेयर जरूर करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, चलते 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 मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। और जो मैंने आपको नंबर बता रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वो तुरंत जाकर पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला कर देखिए, वहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और सब्जेक्ट वाइज और भी वीडियोस के प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 950 690 285 साथ ये जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, फ्री में आप इससे ज्वाइन होइए, और इन सब्जेक्टों के पीडीएफ वगैरह भी, और अपने क्लासेस के साथ साथ उसमें जो आपके वार्तालाप या मार्गदर्शन के रूप में जो आपको सुझाव कुछ दिए जाएंगे, उनको भी आप सुनते रहिए, देखते रहिए, और एकदम जबरदस्त तैयारी करके जाइए। और जो ये 15 से 20 दिनों का समय है, कम से कम आप 10 से 12 घंटे आपको खुद इस चैनल पर देना है। कम से कम 8 से 10 घंटे यदि आप खुद देते हैं इस पर, और अपना थोड़ा सा स्टडी अलग से करते हैं, तो आप देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरा का पूरा लिख कर आएंगे। जैसे हिंदी के देखिए बच्चे हैं, उन लोगों ने अपना पेपर दिया, तो बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे मीडिया स्टूडेंट्स, लेकिन अच्छा पेपर हुआ है तब भी, और खराब हुआ है तब भी, आप लोग को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए और नेक्स्ट पेपर में तुरंत लग जाइए। एक पेपर को लाकर फिर उसको मिलाने वालाने वाला नाटक मत किया करिए। इसलिए देखिए मैं खुद सॉल्यूशन नहीं करवाया। हाँ, यदि आप लोग बाद में जब कहेंगे तो मैं पेपर के बाद आप लोग को इन सभी पेपरों का सॉल्यूशन भी करा दूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी बस क्या करिए, जब पहला पेपर खत्म हो जाए तो उसको बस किनारे रख दीजिए, फिर दूसरे पेपर को आप देखिए। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं, कम से कम यदि जो भी हमारे साथ भी रेडिएशन जुड़े हुए हैं, तो उसमें मैक्सिमम जैसे लगभग 80% 85% जो बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि पेपर सर बहुत ही अच्छा हुआ है, और ज़्यादातर जो हुआ था पढ़ाया हुआ ही है। तो 4-5% जो बच्चे हैं उनके थोड़े से प्रॉब्लम, पेपर गड़बड़ ही हो गया। तो अभी भी कोई भी आपका नहीं है, अभी आपका जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी कुछ भी मत कहिए, या तो किसी भी निर्णय पर मत जाइए। अपने स्टडी को आप लोग करते रहिए, अपने कामों करिए, और रेगुलरली स्टडी करिए। बस इस समय आपके हक में इतना ही है, ये
इतना काम रेगुलर रूप से करिए कि आप अपनी सीढ़ी मत रोकिए। और कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुविधाचन, और ये जो माँ गीता की महत्वपूर्ण बात है ना, श्रीमद् भागवत गीता की, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए, तो इस समय जो आपके हक में है आप उसको करिए, आपके साथ निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।